प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कालांश लेकर के। पिछले कालांश में हमने पाठ 2 के प्रश्न उत्तर पूरे करे थे और मैं आशा करता हूँ कि आप सबने वो गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। आज हम इसका तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। तो आप सबने हिमालय पर्वत का नाम तो सुना ही होगा। इसको पर्वत राज भी कहा जाता है। पर्वतों का राजा कहते हैं हिमालय पर्वत को, क्योंकि ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसका जो फैलने का है वो लगभग 2400 किलोमीटर यानी कि 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और ये कई देशों में भी फैला हुआ है। इधर अफ़गानिस्तान से लेकर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, फिर अपना ये भारत हो गया, इसके बाद में नेपाल, भूटान और फिर म्यांमार तक इसकी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इतना बड़ा ये पर्वत है। तो हमारे देश में जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, जैसे अरावली की श्रृंखलाएं भी हैं, नीलगिरी की भी हैं, विंध्याचल की भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा हिमालय है, इसीलिए इसको हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है। तो इसकी बेटियां, तो इस पाठ में हम हिमालय की जो बेटियां हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हिमालय की बेटियां कौन हो सकती हैं, ये हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमारे को जानकारी मिलेगी। तो आइए पढ़ते हैं हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। तो लेखक कहता कि मैंने तो अभी उनको दूर तक देखा था, बड़ी गंभीर थी, शांत थी और अपने आप में खोई खोई सी लगती थी। संभ्रांत महिला, संभ्रांत का मतलब होता है अच्छे घर की, यानी कि अच्छे कुल की कोई स्त्री होती है ना, उसको संभ्रांत महिला कहते हैं। कि मैं तो ऐसे देखता था दूर से तो ऐसे लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है आप समझना। तो लेखक कहता है कि मेरे मन में उनके प्रति आदर था, श्रद्धा थे। किसके प्रति? जो हिमालय की बेटियां, उनके प्रति। कैसा था? माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह। तो उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक कहता मैं तो माँ और दादी, मौसी, मामी की जैसे गोद होती है, तो उनकी तरह ही उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। वो जो बहती थी तो उनकी धारा में डुबकियां लगाता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। तो लेखक कहता है इस बार मैं हिमालय की चोटी पर गया, हिमालय पर चढ़ा। वैसे तो सर्वोच्च चोटी तो नेपाल में है। तो ये कहने का मतलब इसका ये लेखक का कि मैं जब हिमालय के कंधे पे चढ़ा, यानी कि हिमालय पर्वत पे चढ़ा, तो मेरे कुछ और ही रूप में वो सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। हाँ, अब समझ में आया आपको कि लेखक किसकी बात कर रहा है? हिमालय की बेटियां, यानी कि इन नदियों की बात कर रहा है। तो लेखक कहता है पहले तो जैसे मैंने मैदानों में देखा था कि ये शांत है, संभ्रांत महिला की तरह है, लेकिन जब मैं हिमालय पे जाके देखा, जैसे अपने गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं ना, तो वहाँ से गंगा निकलती है, वहाँ जाके देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो दुबली पतली सी, वहाँ से छोटी सी निकलती है धारा, धीरे धीरे ये पर्वतों से होती हुई झरने मिलते हैं और तो फिर ये गंगा यमुना बड़ी हो जाती है। तो कहता है वहाँ तो मुझे दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलज समतल में मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो ये जब समतल मैदानों में आती है तो बड़ी कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, ये आप हिमालय, ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं। हिमालय पर्वत, इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगिमा, इनका यही उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। हाँ, जिस तरह पहाड़ों में ये उतरती हैं नीचे, है ना, इधर उधर रास्ता बना के निकलती हैं, तो लेखक कहता है कि मैदानों में इनका वो उछलना कूदना कहाँ जा जाता है। इनका उल्लास मतलब खुशी कहाँ गायब हो जाती है। उत्साह, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। तो लेखक कहता है कि जैसे फूल की कली होती है, उसको देखने पर भी मेरा ध्यान जो अटक जाता है ना, तब भी इतना कौतूहल मतलब अचरज नहीं होता, विस्मय नहीं होता, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। बेटियां मतलब जो अभी उन्होंने नदियों की बात करी ना,
तो पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं छोटी 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 छोटी, तो बेटियाँ होगी। तो बाल लीला मतलब वो जो वहाँ लीला करती हैं नदियाँ, इधर उधर घूमती हैं पहाड़ों में, रास्ता बनाती हुई निकलती हैं, तो उसको लेखक ने बेटियों की बाल लीला बोला है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। तो पहाड़ों से ऊपर एकदम से नीचे गिरती है ना, तो तेज तेज गिरती हैं आवाज़ करती हुई। तो लेखक कहता है ऐसे लगता है ये पता नहीं कहाँ भागी जा रही है, इनका लक्ष्य क्या है, क्यों भाग रही हैं इतना। और अपने आप को इन्होंने क्या कर रखा है, बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो लेखक कहता है ये जो नदियां हैं ना अपने पिता की गोद में, यानी कि हिमालय की गोद में, और हिमालय तो इतना विराट है, इतना बड़ा है, तो उसका भी प्रेम पा करके ये तृप्त नहीं हुई, यानी कि इनकी आत्मा जो है ना वो तृप्त नहीं हुई, अतृप्त है। तो फिर इनकी जो प्यास है वो कौन मिटाएगा इन नदियों की। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ जली नंगी पहाड़ियों का मतलब जो ऊपर ऊपर चोटी होती है ना पहाड़ियों की, तो वहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी होती है। छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, बंधुर मतलब मुकुट, जो पहाड़ का ऊपरी ऊपरी हिस्सा होता है, और आदित्य कायम का मतलब कि जो पहाड़ के ऊपर समतल हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं अधिकताएं। सरसब्ज मतलब हरी भरी, फिर है उपतकाएं, उपतकाएं का मतलब होता है चरागाह, जहाँ पे घास उगती है हरी हरी, यानी कि पशु चराने का स्थान होता है। ऐसा पहाड़ों में तो ऐसा ही होता है, हरा भरा होता है। इनकी लीला निकेतन, यानी कि इनका वहाँ लीला करने का स्थान है। निकेतन मतलब स्थान, घर। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो बचपन में तो ये वहाँ पे घूमती हैं अधिकताएं में, उपतकाएं में। फिर इनकी खेलते खेलते ये क्या होता है, नदियाँ खेलते खेलते मतलब पर्वतों में से इधर उधर रास्ता बना के निकलती हैं। तो फिर आगे देवदार और इनके पेड़ आ जाते हैं, चीड़ के, चिनार के, सफ़ेदा के, केल के, जंगलों में पहुंच जाती है। और फिर इनको बीती बातें याद करने, यानी कि वहाँ थोड़ा ये धीरे चलने लग जाती हैं, फिर बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। हाँ, तो लेखक कहता है बुढ़ा हिमालय मतलब उसने हिमालय पर्वत को कहा, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन श्रृंखला है, हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी हिमालय पर्वत है। तो लेखक ने उसको बुढ़ा हिमालय कहा है। और इनकी नटखट बेटियाँ, तो लेखक कहता है कि वो हिमालय जो इनका पिता है ना वो भी अपनी बेटियों को याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो लेखक कहता है कि जो ऊपर पर्वत की चोटियां हैं उनसे जाके पूछोगे तो वो भी बेचारी चुप हैं और वो बोल भी नहीं सकती। तो आज हम ये पाठ इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा कि हिमालय की बेटियां नदियों को कहा है, गंगा, यमुना, सतलुज जो पहाड़ों से निकलती हैं, और उनके निकलने को उछल कूद कहा है। और बेटियों को बचपना दिखाया उनका कि जब वहाँ से निकलती हैं तो उनकी धारा जो है वो पतली होती है, इसलिए उनको कहा कि ये छोटी होती हैं और मैदान में जाकर के ये बड़ी हो जाती हैं। तो इतना हमने आज भी पढ़ा। तो बाकी शेष जो पाठ है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस वीडियो के साथ मैं आपको इसके कुछ प्रश्नों के उत्तरों की PDF फाइल भी भेज रहा हूँ। आपको उनको देख करके वो प्रश्न उत्तर करने हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये 4 प्रश्न हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। और तीसरा है काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। और चौथा प्रश्न है हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। ये चारों प्रश्नों के उत्तर मैं एक PDF फाइल में इसके साथ भेज रहा हूँ। तो आज का गृह कार्य ये, आपको ये कार्य पूरा करना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।